माँ रोटी सब्जी बन गई हो तो दे दो फटाफट से, खाकर फैक्ट्री जाएं। तभी पसीने में चूल्हे पर रोटी बना रही पार्वती उखड़ कर बोलती है, तुम पांचों भाइयों को एकदम चैन नहीं है? अभी तवे पर रोटी डाली है, रोटी फूलने दो वरना बोलो तो कच्ची पक्की परोस दूं। माँ तुम हम पांचों पर खामखा राशन पानी लेकर क्यों चढ़ रही हो? रोटी सब्जी मांगी थी, आराम से बना लो। बेचारी पांचों डर के मारे चुपचाप बैठकर खाना आने का इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद, गरम गरम रोटी है, अचार प्याज के साथ खा लो। खाना देखकर पांचों का मुंह चढ़ जाता है। माँ तुमने आज भी रोटियां जला दी, और तो और रोटी भी कितनी कड़क बनाई है, सब्जी भी नहीं बनाई है। अचार प्याज के साथ खाया नहीं जाता, कोई ढंग की सब्जी तो बना लेती। हाँ, तुम पांचों ने तो जैसे मुझे नोट का बंडल दे रखा है ना, जो मटर पनीर बनाकर खिलाती। किसी चीज में गुजारा नहीं है, एक तो इतनी चिलचिलाती गर्मी में खाना बनाने में हालत खराब होती है। ना जाने मेरे घर में शादी का लगन कब जागेगा, कब तुम पांचों की लुगाइयां आएंगी कि मैं भी अपनी सेवा पानी करवाऊंगी। पार्वती के दिल में बहुएं लाने का अरमान लगा देखकर दिनेश कहता है, माँ आप तो खुद ही देख रही हो हम कितने ज्यादा गरीब हैं, ऐसे में कोई भी लड़की वाला भला हमारी झोपड़ी जैसा घर देखकर क्यों अपनी बेटी देगा? अरे दिनेश ऐसा नहीं है, इस संसार में भगवान ने सबकी जोड़ी बनाई है। नमस्कार पार्वती बहन, एक रिश्ता आया, लड़की 5 बहनें हैं और आपके भी 5 बेटे हैं। बड़े गरीब और सादे लोग हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे बहन। पंडित जी मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस केवल बहुएं चाहिए। मेरे बेटों का घर बस जाए, भगवान की दया से 2 टाइम की रोटी तो बड़े आराम से खा रहे हैं, उन्हें भी खिलाएंगे। पार्वती के 5 बेटे बर्तन बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। यही देखकर सुनील अपनी बेटियों की शादी कर देता है। रेखा, कविता, आंचल, सरला, चंपा, बहुओं आओ मेरी गरीब कुटिया में, तुम्हारा खूब स्वागत है। टूटा टूटा ससुराल, दरार वाली दीवारें देखकर पांचों का मन टूट जाता है। हे भगवान जी, इस घर में कितना घमस छाया है, मुझे तो बड़ी बेचैनी सी हो रही है। पांचों के आगे कलश रखकर पार्वती उनका स्वागत करवाती है। जैसे गृह प्रवेश करके बहुएं घर में आती हैं तो उन्हें गर्मी लगने लगती है। माँ जी, मकान तो एकदम भट्टी की तरह तप रहा है, पंखा तेज कर दीजिए। सरला बहू, पंखा इससे ज्यादा तेज में नहीं चल सकता क्योंकि वोल्टेज कम रहता है और इस पंखे की रफ्तार भी कम है। रुको, मैं नींबू पानी बना कर देती हूँ। पांचों को गर्मी से परेशान होता देखकर पार्वती उनको ठंडा ठंडा मटके का नींबू पानी बनाकर पिलाती है। इसी प्रकार पांचों का अगला दिन चालू होता है। पांचों तड़के सुबह उठ जाती हैं। मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ। ललिता तुम घर आंगन लीप लो, बाकी तुम लोग मिलकर बर्तन मांज लो, फिर हम पांचों की पहली रसोई भी है। सरला जैसे झाड़ू लगाती है तो झाड़ू पतली और पुरानी होने के चलते उसको काफी टाइम लगता है। केवल झाड़ू लगाने में अच्छा खासा टाइम लग गया, इसका कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हमारी ससुराल का आंगन कितना खुला खुला है और काफी दूरी भी है, यहाँ तो हम खेती भी उगा सकते हैं। गरीबी देखने के चलते पांचों बहू ही जुगाड़ थी। कुछ देर में पांचों कामकाज खत्म कर लेती और नहा धोकर रसोई में आती, तभी पार्वती आ जाती है। प्रणाम माँ जी, जल्दी से सामान मंगवा दीजिए ताकि हम पहले रसोई के पकवान बना ले। पार्वती बड़े ही मुरझाए लहजे में कहती है, बहू क्षमा करना, अभी मेरे हाथ में 1 रुपया नहीं है, जो भी जमा जोड़ा था शादी के खर्चे में खत्म हो गया। देख लो रसोई में जो भी मौजूद है उसी में बना लो। इतना बोलकर पार्वती रसोई से बाहर चली जाती है। 5 राशन के डिब्बे छान मारती है जिसमें उन्हें थोड़ा थोड़ा राशन मिलता है। सारे राशन के डब्बे छान मारने के बाद मुझे कनस्तर में केवल ये 2 कट्टा आटा मिल पाया। मुझे ये थोड़ी चने की दाल मिली है और मुझे ये कच्चे चावल और गुड़ मिला है। इतने में क्या बनेगा और सबका पेट कैसे भरेगा? कविता के ऐसे बोलने पर सरला दिलासा देते हुए कहती है, कविता हम 5 जुगाड़ू बहुएं हैं, इसी थोड़ी राशन में ही हम चूल्हा चढ़ाई की रस्म करेंगे। ऐसा करते मीठे में हम थोड़ी गुड़ की खीर बना लेंगे और दाल वाली पूरी और हलवा सब्जी की जुगाड़ कैसे बिठाएंगे? मेरे पास एक चारा है, थोड़ा चना पीस कर हम बेसन बनाकर गट्टे की सब्जी बना लेंगे। 2 जुगाड़ बहू चंपा कविता चक्की में चने की दाल पीसती और सरला ओखली में मसाला कूटती है। वहीं रेखा खीर बनाने को चढ़ा देती है। थोड़ी देर में 5 तरह का व्यंजन बनाकर अपने पतियों और सास को परोसती है। क्या बात है, तुम लुगाइयों के हाथों का लजीज खाना खाकर तो मजा आ गया। वैसे थोड़ी दाल वाली पूरी और सब्जी बच रही हो तो टिफिन में डालकर दे देना, वहां खा लेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं, अभी लाई। थोड़ी देर में 5 टिफिन लेके चले जाते हैं। अब रोजाना 5 अपने पतियों को गर्मा गर्म खाना खिलाती और टिफिन भी देती। 5 खुशी खुशी काम पर पहुंचते हैं। क्या बात है, आप लोग सभी परेशान क्यों हैं? अरे जब हम जैसे गरीब मजदूर का रोजगार छिन जाएगा तो परेशानी की तो बात है ही ना। सेठ ये बर्तन की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं।
ये सुनकर पांचों चिंता में पड़ जाते हैं और सेठ के पास आते हैं। सेठ जी, हमने सुना है कि आप बर्तन की फैक्ट्री बंद कर रहे हैं। आपके फैक्ट्री से तो हम जैसे कितने गरीब मजदूरों के घर का चूल्हा जलता है। हम अपने परिवार को कहां से खिलाएंगे पिलाएंगे। देख भाई, मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि मुझे इस फैक्ट्री से कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। कोई दूसरा धंधा शुरू करूंगा तो इतने मजदूरों को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। वैसे ये चटके हुए टूटे फूटे बर्तन हैं, इसे अपने साथ ले जाना। पांचों भाई बोरी भरकर टूटे फूटे हुए बर्तन, प्लेट, टिफिन वगैरह लेकर घर आते। क्या बात है, आज तुम 5 भाई दिन दहाड़े ही घर लौट आए? काम धंधा नहीं था क्या आज? माँ, सेठ ने बर्तन की फैक्ट्री बंद कर दी, वो भी एकदम से। समझ में नहीं आ रहा है कि अब सब लोगों को हम 5 भाई कहाँ से कमा कर खिलाएंगे। अजी, आप 5 भाइयों का काम ही तो छूटा है, कहीं और पता कीजिए, मिल जाएगा। ये सेठ ने फैक्ट्री के बर्तन दिए हैं तो हमने सोचा कि घर में काम आ जाएगा, इसलिए ले आए। अगले दिन से पांचों धूप में काम की तलाश में जाते हैं, मगर हर जगह धूप होने के चलते काम नहीं मिलता। जब से हमारे पति लोगों का काम धंधा छूटा है, हमारे तो खाने के लाले पड़ गए हैं। आधा किलो आटा खरीद कर ले जाना पड़ रहा है। मुझे तो शर्म सी लग रही है। सच में रसोई का खर्च चलाने में कितना हाथ खींच कर चलना पड़ा है। अब हम 5 को ही कुछ करना पड़ेगा। सरला ऐसा बोल ही रही होती है, तभी उसकी नजर खाने के ठेले पर हो रही बहसबाजी में पड़ती है। अरे खाते समय तो सारी सब्जी रोटी गपागप लपेट गई और अब पैसा देने में किचकिच कर रहे हो। अरे भाई, 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी दी है तुमने। कागज से तो पतली तुम्हारी रोटी थी, पेट भी नहीं भरा, ऊपर से तुम 200 रुपए मांग रहे हो। तुम्हारा ये ठेले का खाना तो होटल से भी महंगा पड़ गया। भैया, मजदूर आदमी कहाँ से देंगे इतने पैसे? अगर हमें टिफिन बनाने का टाइम मिलता तो खुद से ही बना लेते, खा लेते। मजदूरों की दिक्कत परेशानी देखकर पांचों का जुगाड़ू दिमाग दौड़ता है। देखो जरा, इस ठेले वाले के पास मजदूरों की कितनी भीड़ भाड़ मची हुई है खाना खाने के लिए। क्यों ना हम 5 घर से ही टिफिन का व्यापार चालू कर दे। मुनाफा ना सही, घर का खर्चा तो निकलेगा। हाँ, मगर टिफिन व्यापार के लिए चीज भी तो लगेगी। साग सब्जी, आटा, सलाद वगैरह कहाँ से जुगाड़ होगा? कोई तो चारा निकलेगा। 5 अपनी पड़ोसन से थोड़े उधार पर पैसे मांगती हैं। देखो, तुम 5 पर भरोसा करके मैं तुम 5 को उधार पर पैसे दे रही हूँ, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चुका देना, क्योंकि ये मेरे पति के बचत के पैसे हैं। चिंता मत करो, 1 महीने के अंदर सूद के साथ पाई पाई चुका देंगे। 5 सब्जी मंडी से सस्ते भाव की सब्जी छांट कर खरीद कर ले आती हैं। ये महंगाई के चलते आटे का भाव तो कितना तेज हो रहा है। क्यों ना हम कोटे से गेहूं खरीद कर अपने आप घर पर चक्की में पीस लेंगे आटा। इससे हमारे टिफिन व्यापार का कम खर्चा बैठेगा और मुनाफा अधिक होगा। आंचल का जुगाड़ बाकी चारों को पसंद आता है, जिसके बाद 2 बहू कोटे से गेहूं खरीद कर लेती हैं और भरी गर्मी में उसे हाथ चक्की में पीस कर आटा बनाती हैं। वहीं 2 बहुएं चटके हुए टिफिन को ठीक कर लेती हैं और अगले दिन तड़के सुबह उठकर सब्जी, रोटी, सलाद वगैरह बनाकर टिफिन तैयार करके बेचने निकलती हैं। जाओ बहू, भगवान तुम 5 को सफलता दे। 5 फैक्ट्री में जाकर खाने की सप्लाई करती हैं। जयराम जी की भैया जी, ये खाने का टिफिन मात्र 50 रुपए में पड़ेगा, जिसमें सब्जी, रोटी, सलाद वगैरह सब है। आप खरीदना चाहेंगे? मजदूर को जब सस्ते में स्वादिष्ट खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। मजदूर खुशी खुशी टिफिन खरीद लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी। हम जैसे गरीब मजदूर तो यहाँ फैक्ट्री में घर का खाना ढूंढते हैं। बस घर का खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। वैसे भी ये ठेले वाला ठगेरू आदमी है, इससे खरीद कर खाना तो बड़ा महंगा पड़ता है। 5 जुगाड़ू बहुओं के सस्ते में स्वादिष्ट सब्जी, रोटी, सलाद के चलते उनका टिफिन व्यापार जम जाता है। इसी तरह 1 सप्ताह गुजर जाता है। आज तो तुम लोगों ने सब्जी खरीद कर लाने में काफी देर लगा दी। टिफिन बनाकर फैक्ट्री में भी देना है। सब्जी तो गर्मी में मंडी के अंदर सोने के भाव में मिल रही है। धनिया तो 50 रुपए पाव और हरी सब्जियां तो 80 रुपए से किलो नीचे नहीं है। उसमें हमारा टिफिन व्यापार में हम क्या मुनाफा करेंगे। वैसे हमारे घर के आगे कितना सारा जमीन खाली पड़ा है, क्यों ना हम वहीं पर खेती कर ले। इससे सब्जी का पैसा बचेगा तो मुनाफा तो पता चलेगा। कविता का ये जुगाड़ सबको पसंद आता है और बाजार से बीज खरीद कर वो बुआई करती है। 2-4 हफ्ते बाद ही उनमें से सब्जियां निकलने लगती हैं। धीरे धीरे उन्हें सफलता पर सफलता मिलती जाती है, जिससे उनकी गरीबी भरे हालात भी खत्म हो जाते हैं। ले छोटी, ये सारी मिट्टी बाहर निकाल। बस भैया बस, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती। मेरी हालत खराब हो रही है।
सुहानी बेटी, अभी बहुत काम है, ये तो सिर्फ 2 फीट गहरा गड्ढा खुदा है, हमें कम से कम 8 फीट गड्ढे की जरूरत है अभी भी। माँ मेरा गला बहुत सूख रहा है, 4 घंटे हो गए मैं गड्ढा खोदते हुए। जो भी हो सुहानी, काम तो करना ही पड़ेगा। देखो हम सब भी तो कर रहे हैं, गर्मी तो यहाँ सबको लग रही है, धूप भी इतनी तेज है। सब जितना बातें करेंगे उतना गला सूखेगा और काम भी धीरे होगा। कोशिश कीजिए जल्दी हो जाए, जब तो हम जो चाहते हैं वो हो पाएगा, क्योंकि इसके बाद दीवारें भी लीपनी है। सब तसले में मिट्टी डालकर बाहर की तरफ लाकर इकट्ठा कर रहे थे कि इतने में सुहानी की तबीयत बिगड़ जाती है और वो लगातार उल्टी करती है। तब उसकी मंझली भाभी मोहिनी उसे संभालती है। अरे भाई साहब, माँ जी, दीदी, अरे कोई तो पानी लाओ, सुहानी की तबीयत खराब हो रही है। ये भगवान, नदी भी दूर है, कौन जाएगा। माँ जी इतनी भी दूर नहीं है, लेकिन पानी लाने में 5 मिनट तो लग जाएंगे। अब तो हमें इसका जुगाड़ भी यहाँ करना होगा, वरना हम बार बार जमीन के नीचे से आना जाना कैसे करेंगे। तब जाकर काजल एक मटके से फटाफट पानी लाकर सुहानी को देती है और कुछ नुकीली लकड़ियों से नदी की तरफ से भी खोदना शुरू करती है। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई जो बहू के साथ पूरा परिवार इतना बड़ा गड्ढा खोदने में लगा हुआ था। पूरी बात क्या है आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां पूरा गरीब परिवार एक कच्ची झोपड़ी में रहता था। तब बड़े घर की अमीर लड़की छोटे बेटे कबीर से लव मैरिज करके आती है। बहुत भयंकर गर्मी थी, लेकिन काजल ने साधारण लोगों की तरह अपने ससुराल वालों के साथ रहना सीख लिया था। एक दिन, माँ जी मैंने खाना बना दिया है। सच में आज तो बहुत गर्मी हो रही है, ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा इतनी गर्मी में। भाभी आप इतने अमीर घर से आई हो, वहां तो आप एसी में ही रहा करती होगी ना, तो आप यहाँ पर ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही हैं। आप अपने घर रहने चली जाओ ना, यहाँ क्यों गर्मी में परेशान हो रही हो। सुहानी, तुमने मेरी इतनी फिक्र की, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने परिवार को यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकती। जैसे आप सब लोग रह रहे हैं मैं भी वैसे ही रहूंगी। यकीन नहीं होता, इतने अमीर घर की बहू मेरे घर की लक्ष्मी बनी है और सब कुछ सह रही है। माँ जी आप भी ना ऐसी बातों पर पलके गीली करते हैं क्या। बात ही ऐसी है देवरानी जी, क्या करें। आप लोगों की गर्मी भगाने का आइडिया है मेरे पास। ये देखिए मैंने क्या बनाया है। काजल ये तो आम पन्ना है। हाँ, वो मैंने कबाड़ा बेचा था ना, उसके कुछ पैसे मिले थे तो आते वक्त आम खरीद के ले आई और बना दिया आम पन्ना। वाह मेरी बहू, तूने तो मन अच्छा कर दिया, एक नंबर की जुगाड़ू है तू। वो तो माँ जी मैं बचपन से हूँ, स्कूल में हमारे प्रोजेक्ट होते थे, वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बनाना होता था, तो बस मैं वही करती थी। अच्छा ऐसा तो हमने भी बचपन में किया है बहू। पैसे नहीं होते थे और हमें कुछ चाहिए होता था तो खराब चीज से जुगाड़ करके बना लिया करते थे। अच्छा पापा जी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं कि अचानक से लू के साथ तेज आंधी चलती है, जिस वजह से उनकी भूसे की झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है और वो सब बेघर हो जाते हैं। अरे राम रे, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। हमारा घर भी उजड़ गया, अब हम कहाँ जाएंगे। और वो भी इतनी गर्मी में, आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी तेज धूप है, वैसे ही दाने पानी की किल्लत थी, अब घर की भी हो गई। जहां एक तरफ गरीब परिवार का घर उजड़ गया था, वहीं कुछ अमीर लोग गाड़ियों को रखने के लिए अपने घर में ही गड्ढा खोद रहे होते हैं, जिसमें कि बेसमेंट बन सके और उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे। तभी काजल की नजर उन अमीर परिवार पर पड़ती है। एक तरफ हम दुखी हैं, हमारा घर उजड़ गया, और दूसरी तरफ लोग जानबूझकर अपने घरों में गड्ढा कर रहे हैं। काजल थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है, मानो उसे कोई सदमा लग गया हो कि तभी, अरे एक मिनट, आइडिया। मुझे समझ आ गया कि अब हमें कहाँ रहना चाहिए, जिससे हमें गर्मी भी नहीं लगेगी और पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। काजल तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको साफ शब्दों में कहूँ तो अब हम जमीन के नीचे घर बनाएंगे। बहू तू पागल हो गई है, जमीन के नीचे हम कैसे रह सकते हैं, कहीं दब गए तो। अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार जब मैं पिताजी के साथ ट्रेन से जा रही थी तो हमारी ट्रेन एक सुरंग के अंदर से गुजरी थी। हम कुछ ऐसा ही जमीन के नीचे बनाएंगे जिससे कि ये दबाने वाली नौबत तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऊपर से सामने देखो तो वो अमीर परिवार भी अपनी गाड़ियों के लिए जमीन के अंदर जगह बना रहा है। जब वो गाड़ियां रखने के लिए जमीन खुदवा सकता है तो हम रहने के लिए क्यों नहीं खुदवा सकते। और तो और गर्मी में जमीन नीचे ठंडी रहती है, हमें गर्मी में मरना भी नहीं पड़ेगा। अब आप सब जल्दी से इस गांव के नदी के पास चलिए, वहीं जमीन के नीचे हमारा घर बनेगा। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा जुगाड़ बताया। फिर सभी लोग घर का बचा कुचा सामान लेकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर में धूप से परेशान होकर लू लगने से सुहानी की तबीयत खराब हो जाती है। फिर काजल उसे नदी का पानी लाकर पिलाती है। आखिर 20-21 घंटे बाद 10 फीट का गड्ढा हो जाता है, जिसके बाद काजल बहू सभी दीवारों की पानी से लिपाई कर देती है।
बहू तूने ये तो तैयार कर दिया, लेकिन ऊपर से ढकने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, और अभी तो पानी का जुगाड़ भी करना है। बस माँ जी वही कर रही हूँ, पर उसके लिए मुझे ऊपर जाना है। मैं कैसे जाऊँ, गड्ढा तो गहरा है। तभी सुमित लकड़ी काटकर लकड़ी की सीढ़ी बना देता है और गड्ढे में डाल देता है। अरे वाह जेठ जी, आपने तो सीढ़ी भी बना दी, शुक्रिया। और प्रिया, मैंने सुन लिया था तुम्हें पानी के जुगाड़ के लिए पाइप चाहिए, इसलिए मैंने इस बैम्बू को ही पाइप की तरह बना दिया है। इसके बाद काजल उस बैम्बू को सुरंग बनाकर नदी तक जोड़ती है, जिससे नदी का पानी उधर आ जाए, और एक लकड़ी का टुकड़ा उस पाइप के मुंह में लगा देती है। काजल, तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि भाभी हम अपने मन मुताबिक यहाँ से पानी ले लें और पानी हमारे कमरे को गीला भी ना करे। तब काजल सीढ़ी की सहायता से बाहर आ जाती है और आसपास टीन या लकड़ी को ढूंढने लगती है। इसके बाद उसे आंधी में 4 उड़ी हुई टीन मिल जाती हैं, जिससे वो एक कमरे को टीन से ढक देती है। बाकी 3 टीन से काजल और कबीर के पेड़ के सहारे गुसलखाना तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद वो सब लोग गर्मी से परेशान होने के बाद अपने जमीन के नीचे घर में रह पाते हैं। वाह बहू, यहाँ तो बहुत ठंडक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ जी, इसीलिए तो मैंने जमीन के नीचे घर बनाया है। भाभी प्यास लगी है, कौन जाए बाहर धूप में लाने। नहीं, बार बार गर्मी में बाहर ना निकलना पड़े, इसलिए मैंने पानी का जुगाड़ यहीं जमीन के नीचे कर दिया है। ये देखो। तब काजल एक बाल्टी को सुरंग के सामने कर देती है और उसकी लकड़ी निकालती है, जिससे कि पानी आने लगता है और सभी पी लेते हैं। वाह बहू, अब जाकर प्यास बुझी है। पिताजी, 2 घंटे तक और धूप रहेगी। 7 बजे के बाद जब धूप चली जाएगी तो हम सब जेंट्स लोग ऊपर नहाने चलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन माँ जी, खाने का क्या? यहाँ चूल्हे का इंतजाम तो है ही नहीं। तो दीदी आप टेंशन मत लीजिए, ये भी आप मुझ पर छोड़ दें। धूप जाने के बाद सभी आदमी नहाने चले जाते हैं। वहीं काजल कबाड़ी वाले के पास जाकर खराब पाइप लाती है और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसे सुखाती है। इसके बाद चूल्हे और पाइप को नीचे बेसमेंट में ऐसा लगाती है कि धुआं निकालने वाली जुगाड़ू चिमनी तैयार हो जाती है। फिर दोनों बहू खाना बनाती है। वाह काजल, यहाँ जमीन के नीचे खाना बनाने पर भी गर्मी नहीं लग रही। तुमने तो सच में बढ़िया जुगाड़ कर दिया। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गरीब परिवार जमीन के नीचे छोटे मोटे जुगाड़ करके रह रहा होता है, और जब उन्हें सोना होता था तो चूल्हा हटाकर वो वहीं सुरंग में ही सोया करते थे। बहू, हमारे भाग्य खुल गए जो तू हमारे जीवन में आई। अब यही मेरा परिवार है, तो ये सब तो करना ही था। अब सब सो जाते हैं। अगली सुबह बहुएं खाना तैयार करती हैं और तीनों के पति सीढ़ी से बाहर निकलते हैं। अरे बाप रे, धूप तो मानो खींच कर थप्पड़ मार रही हो। हाँ भैया, बहुत धूप है, लेकिन घर चलाने के लिए काम पर तो जाना ही होगा। ये तो है। ऐसे ही शाम हो जाती है। बहुएं जमीन के नीचे वाले कमरे से निकलकर बाहर के सारे काम निपटा लेती हैं, जैसे कपड़े धोना, सब्जी लाना, साफ सफाई करना, ये सब। बाप रे, दिन में निकलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बहुत चिलचिलाती धूप है। शुक्र है हमारा जमीन के अंदर घर है, जिससे गर्मी का पता नहीं चलता है। शुक्र है भगवान ने ये शाम और रात बनाई है, वरना इंसान तो पापड़ बन जाए ऐसी धूप में। कुछ ही देर में तीनों बहू कपड़े धोकर सुखाकर जब अपने जमीन के नीचे घर में घुस रही होती हैं, तो एक बिल्डर उनसे पूछताछ करता है। ओह माय गॉड, आप लोगों ने जमीन के नीचे एक घर बना रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने एसी चला रखी हो। शाम हो रही है, फिर भी बाहर इतनी गर्मी है और यहाँ इतनी ठंडक। क्या ये मुझे मिल सकता है? जो कीमत बोलोगे वो मैं दूंगा। माफ कीजिएगा साहब, ये घर हमारा है, इसे हम बेच नहीं पाएंगे, वरना हम सब कहाँ रहेंगे। आपको ये घर बनाना आता है तो आप एक और बना लो, मुझे इसे दे दो, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। देखिए सर, ये घर ही हमारा सहारा बना है, इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक आइडिया मेरे पास है। मैं ऐसा ही घर बनवाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। वाओ, ये तो अच्छी डील है। ठीक है, डन। बिल्डर काजल को 10-15 लाख रुपए जमीन के नीचे घर बनाने के लिए देता है, जिससे पूरा परिवार 5 दिन में उनका घर बनाकर तैयार कर देता है, और वो लोग उन पैसों से अपने लिए एक बड़ा आलीशान घर खरीद लेते हैं, जहां उन्हें हर चीज की सुविधा थी। माँ जी, आखिर हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमें जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर ही गर्मी से राहत मिल रही है। एसी, फ्रिज, ये बड़ा घर, सब कुछ मिल गया हमें। हाँ बहू, तूने सही कहा। इसी तरह इस कहानी का एक सुखद अंत होता है।